हेलो दोस्तों, मैं जीत एक बार आपका पुनः अभिवादन करता हूं अपने जीत एस एकेडमी 2.0 पर। जैसा कि जानते हैं आप सभी कि ये इस क्लास में हम बात करेंगे किसकी, सिटीजनशिप की। ठीक है, यानी नागरिकता की बात करेंगे। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। अनुच्छेद की बात करें तो 5 से 11 आर्टिकल की बात होती है। ठीक है, ठीक। अब यदि इसके पहले वाले उसमें देखा जाए तो मैं पहले भाग 1 कंप्लीट करा चुका हूँ, संघ एवं उसका राज क्षेत्र। ठीक है, इसके और भी आगे का जो इतिहास वगैरह है संविधान का, उसके बारे में चर्चाएं हो चुकी हैं। मूल अधिकार की बात अभी बाद में करेंगे। और कुल मिला के टॉपिक वाइज क्लासें चलने वाली हैं। ठीक है, और यदि बाकी किसी को देखना उसके स्रोत देश मतलब संविधान के स्रोत देखने हैं या फिर उससे संबंधित अनुसूचियाँ वगैरह जो भी देखनी है, तो पार्ट अपना सिक्वेंस चल रहा है 1 बाई 1 करके, टॉपिक वाइज जिसे कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, पहले क्या होता है, टॉपिक का डिस्कस होता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन एमसीक्यू लिए जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। आज का टॉपिक है हमारा नागरिकता। ठीक है, और बस एक ही बात है कि यदि क्लास अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज बात करते हैं हम नागरिकता पर। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं नागरिकता का। जैसे कि भाग 2 का विषय है क्या, नागरिकता। स्रोत कहाँ से है, नागरिकता कहाँ से ली गई है, तो स्रोत है यूके, क्योंकि भारत में क्या है, एकल नागरिकता। ठीक है, यदि दोहरी नागरिकता की बात करेगा तो आपको बताना पड़ेगा कनाडा। ठीक है, लेकिन भारत में है क्या एक्चुअली में, एकल नागरिकता, इसलिए इसका जिक्र होता है। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके। यदि हम बात करें कि नागरिकता कितने प्रकार से दी जाती है, तो एक थोड़ा सा बात करिएगा कि एक अधिनियम आता है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम कौन सा, 1955। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो इसमें संशोधन भी हुए हैं, जैसे कि 1959 में भी हुआ है, 1960 में भी हुआ है, 1985 में भी हुआ है, और इसकी बात करें तो 1986 में भी हुआ है, 92 में भी हुआ है, 2003 में, और 2005 और 2015, और लास्ट जो हुआ है 2019 में संशोधन किया गया है। किसके, नागरिकता संशोधन अधिनियम जो आया है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसमें जो 5 प्रकार के अधिकार हो किस प्रकार से दिए जाते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के अधिकार की बात करते हैं, तो नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5। ठीक, अब देखते हैं पहला तो क्या है, जन्म के आधार पर। ठीक, दूसरा क्या है, पंजीकरण के आधार पर। तीसरा क्या है, वंश के आधार पर। और चौथा क्या है, प्रकटीकरण के आधार पर। प्रकटीकरण या देशीकरण भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, और जो पांचवा है वो भूमि अधिग्रहण के आधार पर, भूमि अधिग्रहण के आधार पर या समष्टि के आधार पर। इसमें मतलब सामूहिकता के रूप में नागरिकता दी जाती है। ठीक, पांचवे वाले में। तो अब बात करते हैं कि जन्म के आधार पर नागरिकता क्या है। तो जन्म के आधार पर की बात करें तो भारत में जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। ठीक, और लेकिन माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या है, वंश के आधार पर। वंश के आधार पर कहता है भारतीय मूल का व्यक्ति, क्या कहता है, भारतीय मूल का व्यक्ति जो विदेश में रह रहा हो, ठीक है, वो नागरिकता ग्रहण कर सकता है। ठीक, भारतीय मूल कैसे, कि उसके मम्मी पापा यहाँ के हों और वो कहाँ रह रहा हो, अब उसने नागरिकता ले ली हो कहाँ, किसी और देश की, तो वो आके यहाँ पे रह सकता है। तो ये हो गया वंश के आधार पर। ठीक है,
माता पिता में से लेकिन एक क्या होना चाहिए, भारत का होना चाहिए। माता या पिता में से एक कहाँ का होना चाहिए, तो भारतीय होना चाहिए। ठीक। तीसरा आता पंजीकरण का पंजीकरण का अधिकार। इससे कैसे नागरिकता मिलती है? पंजीकरण का अधिकार, इसमें क्या होता है कि जो भारतीय मूल के व्यक्ति होते हैं ना, वो जैसे विदेश में रह रहे होते हैं, ठीक है, तो जब आते हैं यहाँ पे भारत की नागरिकता लेने, तो व्यक्ति को लगातार कितने वर्षों तक रहना चाहिए? 7 वर्षों तक भारत में रहना चाहिए। ठीक। और ये भारतीय मूल किस प्रकार के, ये थोड़ा समझ लेते हैं। इनका भारतीय मूल क्या है कि जो चाहे दादा दादी पक्ष का हो, ठीक है, या नाना नानी पक्ष का हो, यानी लड़की पक्ष मतलब लड़का पक्ष और लड़की पक्ष, किसी में से कोई एक हो जिसका उल्लेख भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेख हो। मतलब उनके या दादा का हो उल्लेख, या दादी का हो, या नाना का हो, या नानी का हो, किसी का भी उल्लेख कहाँ पर होना चाहिए? भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक। अब बात करते हैं, उल्लेख का मतलब है कि 1935 के तहत, मतलब 1935 का जब एक्ट बना था तो उस समय उनके कोई पूर्वज रहे हों, ठीक है, तभी ऐसा कुछ हो पाएगा, मतलब वो भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। ठीक। और चौथा आता है पंजीकरण या देशीकरण का आधार। पंजीकरण या देशीकरण का आधार, अब इसको जानते हैं क्या है कि इसमें व्यक्ति, ये विदेशी व्यक्तियों के लिए, पहली बात तो ये जान लो, ठीक, विदेशी व्यक्ति के लिए। ठीक है। अब इसमें क्या है कि वो लगातार 10 वर्षों तक भारत में रहा हो, ठीक है, और एक संवैधानिक भाषा का ज्ञान हो, जो हमारी 22 भाषा है उनमें से एक संवैधानिक जानता हो, संवैधानिक भाषा जानता हो। नहीं तो वहाँ पे मतलब यहाँ भारत की नागरिकता लेने से उसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ की भाषा नहीं उसे आती तो वो कुछ कर नहीं पाएगा, ऊ करता रहेगा बस। ठीक है। अब बात करते हैं हम भूमि अधिग्रहण या समष्टीकरण के अधिकार आधार पर नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है। ठीक है। तो भूमि अधिग्रहण की बात करते हैं हम। भूमि अधिग्रहण, ठीक। अब इसमें कैसे प्रकार से नागरिकता मिलती है? इसमें सरकार क्या करती है? सामूहिक रूप से नागरिकता देती है। ठीक है। जैसे कि हमारा सिक्किम राज्य, जो कि कौन सा क्रम है? 22वां। कब जोड़ा गया? तो 1975 में। ठीक। तो उसको क्या किया गया? पहले वो क्या भारत का भाग नहीं था, लेकिन जब वो भारत में शामिल हुआ तब उसको नागरिकता भी देनी पड़ी। तो कैसे दी गई? तो भूमि अधिग्रहण के आधार पर या सामूहिक आधार पर उसको क्या दी गई? नागरिकता प्रदान की गई। ठीक। तो ये हो गई नागरिकता के 5 प्रकार। अब बात करते हैं नागरिकता कैसे त्याग सकते हैं, नागरिकता समाप्त कैसे हो सकती है, वो कितने प्रकार से हो सकती है। तो ठीक है, नागरिकता समाप्ति के प्रकार की बात करते हैं। नागरिकता समाप्ति के प्रकार की बात करते हैं। ठीक है। तो कितने प्रकार से? 3 प्रकार से होती है। पहले हम स्वयं त्याग पत्र दे सकते हैं, ठीक है, और या फिर दूसरा है कि दूसरे देश की किसी मतलब अन्य विदेश की क्या करें हम? नागरिकता ग्रहण कर लें। ठीक है। यानी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर यहाँ की नागरिकता, भारत की नागरिकता क्या होगी? स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हो गए। और तीसरी जो है, जो बहुत ही अच्छी है, जो वंचित के आधार पर, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है।
वंचित के आधार पर। ठीक है, अब ये वंचित का आधार क्या है इसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक, जो संविधान त्यागने का जो तीसरा पार्ट है कौन सा, वंचित का अधिकार। कौन सा, वंचित का अधिकार। ठीक, अब इसकी बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि तुमने जैसे जन्म के आधार, सिर्फ इसमें क्या है कि जो वंचित का आधार है वो जन्म के आधार को छोड़कर बात होती है। ठीक है, अब जैसे बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जो नागरिकता त्याग सकता है ना, तो अभी बाद में बताते हैं आपको नोट पॉइंट के रूप में। ठीक है, जैसे कि वंचित का आधार, पहले इसको समझो। वंचित का मतलब है कि हम संविधान का पालन ना करें। किसका पालन ना करें, संविधान का पालन ना करें। वह राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान ना करें। किसका ना करें, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान ना करें। यह कह दें कि युद्ध के दौरान शत्रु देश के साथ अवैध व्यापार करना, जैसे कि कोई भी अगर युद्ध हुआ तो यहाँ की इंफॉर्मेशन दूसरे देश को देना, मतलब भारत की इंफॉर्मेशन किसी दूसरे देश को देना। ठीक, और इसमें क्या है कि भारत से 7 वर्षों तक भारत से अनुपस्थित रहने पर, यानी जिसने क्या करी कि नागरिकता ग्रहण की, यहाँ की ली, प्रकटीकरण के आधार पर ली, पंजीकरण के आधार पर ली। ठीक है, ये वंश के आधार पर ली। तो उसमें क्या होता है कि तो हमने यहाँ पे क्या करी, उसको नागरिकता दे दी। अब वो 7 वर्षों तक नहीं रहा यहाँ पर भारत में। ठीक है, अनुपस्थित रहा। ठीक, अब अनुपस्थित का मतलब कि भारत में ना रहे, ना भारत की कोई चीज़ें यूज करे, ना ही भारत में आके जैसे कि हम लोग होता कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक ना टच करे। ठीक है, वो सब पूरा विदेश में ही रहे, विदेश की ही चीज़ें यूज करे, इस प्रकार से। ठीक, तो अब जैसे बात करते हैं और क्या है कि बस इतना ही है। ठीक है, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना, यानी वही हो जाएगा युद्ध के दौरान शत्रु के साथ अवैध व्यापार करना। ठीक, तो इसमें जानते हैं क्या है कि संविधान का पालन नहीं करेंगे तो नागरिकता चली जाएगी, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं करेंगे तो नागरिकता चली जाएगी, और 7 वर्ष तक भारत में नहीं रहेंगे तो न भी नागरिकता चली जाएगी। अब ये जो वंचित के आधार है ना, तीनों प्रकार, ठीक है, तो वो किस आधार पर है ये थोड़ा जानने की बात करते हैं कि ये किन लोगों की नागरिकता जा सकती है और किन लोगों की नागरिकता नहीं जा सकती। क्योंकि आप कहेंगे जो अभी किसान आंदोलन हुआ था उसमें राष्ट्रीय ध्वज के बराबर ध्वज को हटा करके किसानों ने अपना झंडा लगा दिया था। ठीक है, तो अब यदि बात करें हम यहाँ पे जो जन्म के आधार पर है, जन्म के आधार पर जिनको नागरिकता मिली है, ठीक है, अर्थात जो भारत में ही जन्मे हैं। ठीक है, तो उनको छोड़ करके बाकी सभी की नागरिकता छीनी जा सकती है। ठीक है, यानी जन्म के आधार को छोड़ करके बाकी जो 4 आधार बचे हैं उनके आधार पर क्या नागरिकता छीनी जा सकती है। ठीक, बाकी परेशान ना हो, आप लोगों की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी क्योंकि आप लोगों ने यहीं पे जन्म लिया है। अब ये हो गई आपकी नागरिकता क्या ग्रहण करने के प्रकार और त्यागने के प्रकार हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद व्याख्या में, फिर आते हैं अपने एमसीक्यू में। तो अनुच्छेद 5 कहता है, अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि भारत में जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, लेकिन माता पिता में से क्या कोई एक व्यक्ति भारतीय होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि भारत में कोई जा रहा है मतलब कोई भी आया एयरप्लेन से वगैरह से उतरा। ठीक है, किसी व्यक्ति की क्या डिलीवरी हो जाती है जिसका मतलब वो भारत का नागरिक हो गया, तो ऐसा नहीं उसका, लेकिन मम्मी पापा में से कोई एक भारत का होना चाहिए, ये कहता है अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता का प्रावधान, यानी इसमें एक वर्ड है पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता का प्रावधान। तो 7वां क्या है, पाकिस्तान से आए, ये तो 6वां हो गया हमारा। ठीक है, तो अब जो 7वां है जस्ट अपोजिट है भारत से
पाकिस्तान गए, पाकिस्तान गए। इसमें सिर्फ आए और गए का फर्क है, ठीक है। आएंगे कहाँ से? पाकिस्तान से। 5-6 में आएंगे, 7 में जाएंगे, ठीक है। यानी कहाँ से जाएंगे? तो भारत से जाएंगे। और 5वां क्या है? भारत में जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, मतलब अनुच्छेद की बात करते हैं। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत क्षेत्र से बाहर जन्मे व्यक्ति की नागरिकता का प्रावधान, यानी भारतीय मूल या विदेशी व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान। भारतीय मूल का हो व्यक्ति या विदेशी व्यक्ति हो, उसकी नागरिकता का प्रावधान है, ठीक। अब अनुच्छेद 9 कहता है, अनुच्छेद 9 को पढ़ लेना, 9, ठीक है। यानी तुम किसी भी देश की नागरिकता ग्रहण करोगे तो तुम्हारी भारतीय नागरिकता जो है स्वतः समाप्त हो जाएगी, ये इसमें कहा गया है, ठीक है। यानी अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया है कि यदि हम, जो यहाँ की भारत के नागरिक है, उसने जैसे कि किसी भी देश की नागरिकता ग्रहण करी तो यहाँ की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। यानी 9 की बात करता है, ठीक। कि मतलब हमें कहीं की नागरिकता, अगर हम यहाँ की भारत की नागरिकता लिए हैं तो हमें यहाँ और कहीं की नागरिकता नहीं लेनी, नहीं तो यहाँ की नागरिकता खत्म हो जाएगी, ठीक। अब अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता का बना रहना, नागरिकता का बना रहना। जैसे कि भारत में जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, लेकिन माता पिता में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है, तो उसकी नागरिकता छीनी नहीं जा सकती है, ठीक है। ये बात कर रहा है कि अनुच्छेद 10 की नागरिकता बनी रहेगी उसकी, ठीक है। और अनुच्छेद 11 क्या कहता है? ये तो 10 है, 11 कि नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है कौन? संसद। ये बात करता है, संसद कानून बना सकती है, ये बात करता है अनुच्छेद 11। यह कह सकते हैं हम कि नागरिकता के अर्जन एवं समापन का अधिकार किसको है? संसद को है। नागरिकता देगी कौन? संसद। हटाएगी कौन? संसद, ठीक है। समापन की बात करता है। तो ये हो गई आपकी अनुच्छेद व्याख्या हो गई। अब बात कर लेते हैं जल्दी से एमसीक्यू की बेहतरीन तरीके से, और सेशन आज का ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि आज का पहला क्वेश्चन कहता है, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। तो जैसी बात है, किस आर्टिकल, कहां से कहां तक इसके आर्टिकल है? तो 5 से 11 तक आर्टिकल है। फिर दूसरा क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो दोहरी नागरिकता करता है कि एकल नागरिकता? मैंने अभी बताया था आपको स्टार्टिंग में बताने का मतलब है कि हम लोग क्वेश्चन एमसीक्यू धड़ाधड़ कर लें, ठीक है, उसमें हमें कोई टेंशन ना हो। इसलिए पहले क्या होती है, व्याख्या कर देते हैं, उसी के अनुसार फिर क्या होता है, एमसीक्यू ले लिए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? एकल नागरिकता, ठीक। दोहरी नागरिकता कहाँ से मिली है? तो ये कनाडा से मिली है। और जीएसटी भी कहाँ से लिया गया? जीएसटी मॉडल तो भी कनाडा से लिया गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किस अनुच्छेद के तहत, क्या कहता है, किस अनुच्छेद के तहत, कहता है किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है? तो आर्टिकल नंबर कितना, कौन सा? 11, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यदि आपको ऑप्शन में टिक लगाना हो तो आप 2 सेकंड के लिए पॉज कर सकते हैं, ऑप्शन आप सोच सकते हैं, उसके बाद आप अपना ऑप्शन मैच कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, किसके आधार पर? जन्म के आधार पर प्राप्त की जा सकती है।
किसी भूभाग सम्मिलित द्वारा भी किया जा सकती है, देशीकरण के आधार पर की जा सकती है, ठीक है। लेकिन जो चौथा के देखिए ऑप्शन क्या कहता है, बेफालतू वाला है ऑप्शन कि भारतीय बैंक में धन जमा करके, बस ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5वां कहता है कि देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त का एक क्या तरीका है। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का क्या कारण है, यानी देशीकरण या बोले प्रकटीकरण, बात एक ही होती है। तो ये विदेशी व्यक्तियों के लिए होता है। तो विदेश क्या कहता है कि विदेश पुरुष से विवाह करने पर क्या होता है कि भारत की नागरिकता प्राप्त की जाती है। किस प्रकार से, किस आधार से, तो देशीकरण के आधार से, ठीक। लेकिन वो 10 वर्षों तक कहाँ रहना चाहिए, भारत में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से क्या एक आवश्यक शर्त क्या है, ठीक है। ये मतलब कौन सी और आवश्यक शर्त है उसकी बात करता है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए नागरिक बनने के लिए, सबसे पहले क्या राज्य का सदस्य ही होना चाहिए। बाकी ऑप्शन की बात करें तो उच्च परिवार की सदस्यता बिल्कुल नहीं, न किसी धर्म का समर्थन बिल्कुल नहीं, उच्च जाति का सदस्य बिल्कुल नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं, पाकिस्तान से आए, देखिए आ गया ना, पाकिस्तान से आकर भारत की नागरिकता प्राप्त करने का। तो पाकिस्तान से आए किस आर्टिकल में, तो 6 में, ठीक है। और पाकिस्तान से गए मतलब भारत से गए कहाँ, पाकिस्तान, तो किसमें होगा, 7 में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है नागरिकता को लोप होने का एक नियम है, परिवार से बिछड़ जाने पर, नहीं, देशद्रोह अपराध में सिद्ध हो जाने पर, बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हमारा एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार को कैसे खो सकता है। तो कैसे खो सकता है उसकी बात करते हैं। तो एक व्यक्ति दूसरे किसी देश की 2 महीने के लिए चला जाता है, बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए जो नवा है तो उसमें क्या है, राज्य का मतलब क्या है, देश, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, बी। अब देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है, ठीक है। तो क्या नहीं है देखते हैं। अधिवास, तो ये तो है, हम यहाँ पे मैंने अभी बताया कि कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्षों तक रहता है, 10 वर्षों तक रहता है, 7 वर्षों तक रहता है तो पंजीकरण के आधार पर, 10 वर्षों तक रहता है प्रकटीकरण के आधार पर, ठीक है। लेकिन पंजीकरण का आधार है उसमें भारतीय मूल का व्यक्ति होता है, ठीक है, जिसके मतलब दादा दादी नाना नानी कब हो, 1935 के समथिंग हो, ठीक है। तो ये अधिवास हो जाएगा, वंशानुक्रम भी हो जाएगा, पंजीकरण भी हो जाएगा, लेकिन संपत्ति और स्वामित्व के आधार पर नहीं होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो वंश के आधार पर की जा सकती है, जन्म के आधार पर की जा सकती है, देशीकरण के भी आधार पर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज वेरी राइट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हमारा कि नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में चर्चा कहाँ की गई। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में चर्चा कहाँ की गई है। तो ये संविधान के भाग 2 में नहीं की गई है। आप खास तौर पर ये अनुच्छेद नहीं पूछ रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भारतीय नागरिकता जो 1955 का कानून है उसकी बात कर रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, 1955 के नागरिकता कानून में खोने और प्राप्त करने की बात की गई है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है, किस प्रकार से, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो, ठीक है। 13 का ये कहता है, 1 कहता है, ठीक है। और 2 कहता है वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, ठीक है। और यदि
तीसरा कहता है कि यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है। और चौथा नंबर जो पॉइंट है हमारा कहता है इसमें कूट मैच करना है। तो कूट कैसे मैच होगा? तो हमारा देखो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करोगे तो यहाँ की स्वतः समाप्त हो जाएगी। और ये करता है, दूसरा कहता है यदि वह नागरिक के दायित्व से परिचित नहीं है, नहीं तो इसकी बात नहीं है। ठीक, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 कहता है यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छल पूर्वक ग्रहण की गई, तो बिल्कुल सही है, तो भी हटाया जा सकता है। तो और चौथा कहता है यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु में सहायता करता है या लिप्त हो जाता है, लिप्त पाया जाता है, तो उसको क्या नागरिकता छीन ली जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर 4 भी सही है, यानी 1, 3, 4, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1922 के अनुसार क्या है। 1992 के अनुसार क्या है? तो जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 है उसमें देखते हैं उसमें क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कि किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। ठीक है, इसकी बात कब होती है? तो ये 1986 की बात है। ठीक है, कब की बात है? 1986 की बात है। हमें किसकी बतानी है? 92 की बात बतानी है। ठीक, इसके बाद जब 87 में आता है कानून जिसमें माता पिता में से एक अनिवार्य कर दिया जाता है। ठीक, तो अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर किसकी? बी की। भारतीय पुरुष विवाह करने से विदेशी महिला भारत की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला, तो यह भी बात नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी कहता है भारत से बाहर पैदा होने वाले बच्चे यदि उसकी मां भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। तो ये जो 14 का जो सी है ये राइट है कि भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी मां भारतीय है तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये होगा आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, थोड़ा फास्ट चलते हैं और जल्दी से करते हैं समाप्त। ठीक, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी? ठीक, तो कितने वर्षों तक? तो लगातार कितने वर्षों तक रहोगे बाहर तो समाप्त हो जाएगी? 7 वर्षों तक। ठीक, अब क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि ऐसे सभी व्यक्ति जो या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाए। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो क्या कह रहा है? ऐसे व्यक्ति जो या उसके पश्चात जन्म ग्रहण किया हो तो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिकता समझा जाए। तो यह किस अधिनियम के तहत आया था? तो इसकी बात कर रहा है। ठीक है, डेट की बात कर रहा है, तो इसमें हमारी डेट होगी 26 जनवरी 1950, क्योंकि कानून कब बना था? तो 26 जनवरी 1950। अभी थोड़ा समझते हैं कि जो जन्म के आधार पर, ये किसकी जन्म की बात कर रहा है? तो जन्म के आधार पर नागरिकता, इसमें पहली शर्त क्या थी कि 26 जनवरी 1950। जनवरी 1950 से ये 26 जनवरी 1950 को या 1 जुलाई 1987, 1 जुलाई 1987 के पहले जन्मा व्यक्ति क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। ठीक, फिर दूसरी शर्त कही जाती है कि 1 जुलाई 1987 या 2004 यानी 3 दिसंबर 2004 के पहले जन्मा व्यक्ति वो
भारत का नागरिक होगा लेकिन उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। इसमें सिर्फ वो जन्म ले ले भारत में तो क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। लेकिन जैसे ही एक ऐसे में जो आता था, किसी की भी व्यक्ति की क्या हुई, डिलीवरी हुई, तो वो क्या हो जाता था, भारत का नागरिक हो जाता था। ठीक है, तो इसलिए फिर से एक कानून आया। कब आया, तो 1 जुलाई 1987 को। यह 3 दिसंबर 2004 से पहले जन्मा व्यक्ति, लेकिन माता पिता में से कोई एक भारतीय होना अनिवार्य है, तभी होगा। यह कब कहा गया, तो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में कहा गया। ठीक है, लागू कब होता, तो 2004 में। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 कहते हैं निम्नलिखित में से किस स्थिति में भारतीय व्यक्ति भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। ठीक है, 17 तो त्यागने पर भी हो सकती है, वंचित किए जाने पर भी हो सकती है, पर्यवसान भी हो सकती है। यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। किस स्थिति में वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो निर्वाचन के दौरान, तो बिल्कुल सही है, आपातकाल के दौरान और युद्ध के दौरान। किसी भी स्थिति में व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। किस प्रकार से, तो निर्वाचन के दौरान क्या नहीं किया जा सकता है, आपातकाल के दौरान भी नहीं किया जा सकता, युद्ध के दौरान भी नहीं किया जा सकता। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या होगा, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए, तो 1949 में लागू किए गए। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर कहता 20 भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है। तो इसके ऑप्शन है कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, तो ये सही है। कुछ संसद एवं विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, ये भी ठीक है, जब नागरिक होगा तभी संसद एवं विधानमंडल का क्या उसे अधिकार होगा। अनुच्छेद 15, 16 व 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। ठीक है, देखिए जो 15, 16, 19 और 29, 30 है, ये आर्टिकल जो हैं, यानी 15, 16, 19, 29, 30, ये आर्टिकल केवल सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आपसे क्वेश्चन बनेगा कि कौन से आर्टिकल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, या इनमें से कौन नहीं प्राप्त है, तो आपको ऑप्शन में देखना होगा 15, 16, 19, 29, 30। तो ये जो हैं भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं केवल, ओके, बाकी सबको नहीं। यानी जन्म के आधार पर ही क्या ये नागरिकता की जो आर्टिकल अनुच्छेद है ये उनको समर्पित है। ठीक, 21 कहता है 21 कहता है संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिक के संबंध में संसद एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया। तो इसमें बोल रहा है कि संसद जो मतलब नागरिकता अधिनियम कब आया, तो 1955 में आया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई, तो कहाँ से अपनाई गई, अभी मैंने बताया था, तो कहाँ से, इंग्लैंड से, यानी ब्रिटेन से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 कहता है भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिकों को दावा नहीं कर सकता है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है, तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये ब्रिटेन में रहने वाला नागरिक दावा नहीं कर सकता है। बाकी उसको क्या विधि के समान समता का अधिकार भी दिया जाएगा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार भी दिया जाएगा, और धर्म की स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया जाएगा। यानी कोई व्यक्ति विदेश से घूमने आता है तो उसमें क्या विधि के समान समता, उसको जितने भी नियम कानून है जो हमें प्राप्त है वही भी नियम कानून उस पर भी लागू होंगे, यानी ये भी सही होगा। ठीक है,
और हमें बात कर रहा है कि दावा नहीं किया जा सकता, नहीं की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बाकी ये सब तीनों क्या उसको दिए जाएंगे, ठीक है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिए भी दिया जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता यानी वो कहीं भी जाके चर्च में जा सकता है, घूम सकता है, कैंडल जला सकता है या किसी मंदिर में भी जा सकता है, ठीक, कोई रोक टोक नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है किसी देश की दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया, तो कहां से, कनाडा स्वीकार किया गया है। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग बताया था। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है, किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो देखो, एक तो पहला क्या, जन्म का आधार, तो जन्म के आधार पर बिल्कुल सही है। आनुवांशिकता यानी माता पिता में से कोई एक उसका कहाँ का हो, भारतीय नागरिक हो। और ऑप्शन नंबर सी कहता है पंजीकरण द्वारा, तो ये भी सही है। और जो ऑप्शन नंबर डी कहता है कि अनुरोध द्वारा, नहीं, किसी को अनुरोध करने से कोई नागरिकता नहीं मिलती है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने के सक्षम निकाय कौन से हैं, सक्षम निकाय कौन से हैं। तो जो भी नागरिकता देने का काम या छीनने का काम कौन करती है, तो संसद करती है। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, अंतिम क्वेश्चन क्या है कि कहता है भारत भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा, किस प्रकार से खो देगा, तो जानते हैं। भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, ठीक है, यानी ये सही हो जाएगा। और दूसरा है स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। और तीसरा कहता है किसी अन्य देश की नागरिकता से किसी अन्य देश की नागरिक से विवाह करता है, तो नहीं जाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है सानिया मिर्जा, उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान में शादी की, ठीक है, फिर भी लेकिन उन्होंने अपनी नागरिकता भारत से नहीं त्यागी, ठीक है। यानी अर्थात उसने भारत की वो पाकिस्तान की नागरिकता ग्रहण नहीं करी, तो यहाँ की नागरिकता उसकी छीनी नहीं गई, ठीक है, इसलिए यहाँ की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, ठीक। सरकार की आलोचना करता है, ठीक, तो ये भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 2। आलोचना का मतलब होता है, यहाँ पे आपको ये डाउट हो रहा होगा कि उसके सही कार्य बताए कि उसने सही काम क्या किए हैं उस सरकार ने और गलत काम क्या किए हैं, ये आलोचना का मतलब होता है, ठीक है। अब इसका मतलब, ठीक, अब इसका मतलब यह नहीं कि कोई देश विरोधी कार्य कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। तो आप बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, यदि क्लास अच्छी लगी तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।